स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं उस तरीके से सपोर्ट देते रहिएगा एंड आप लोग को इसी तरीके से मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा और आपकी इससे नॉलेज इन्हांस होती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज टॉपिक दैट्स SA315। सर बहुत अच्छी बात बोलता है SA315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। भैया अपने को करना है क्या है? सिंपल सी बात, ऑडिट करना है। ऑडिट करने के लिए अपने को देखना पड़ेगा रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद में किस चीज़ का रिस्क? सर रिस्क जो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का होता है। ऑडिटर को हमेशा गलती क्या लगती है? मटेरियल। अगर गलती मटेरियल है तभी वो या क्या करेगा, उसके ऊपर ध्यान देगा। गलती मटेरियल नहीं है, छोटी सी गलती है, उसके ऊपर शायद वो इतना ध्यान ना दे। लेकिन ऐसे टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सर इवन अमाउंट इन्वॉल्व बहुत कम है, बट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इस तरीके का है दैट इज टू मच सिग्निफिकेंट। इवन सर अमाउंट बहुत कम है इन्वॉल्व, बट दैट इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन ऑन एनी रेगुलेटर बता दी। तो उस कंडीशन के अंदर सर जी वो हमारे मटेरियल बन जाता है। मैंने कहा था सर मटेरियलिटी इज नॉट द मैटर ऑफ द साइज और अमाउंट। मटेरियलिटी इज मे बी डिफाइंड, मे बी कंसिडर्ड फ्रॉम द डिफरेंट परस्पेक्टिव। अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप मटेरियलिटी को देख सकते हो। भैया एक ही चीज़ को देखने के अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। कौन सी चीज़ कितनी सिग्निफिकेंट होगी यूजर्स के लिए इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, दैट इज़ अ मटेरियल। एंड दैट्स वाई बोला जाता है कि इवन अगर कोई डिस्क्लोजर भी नहीं करा और वो डिस्क्लोजर करना बहुत ज़रूरी था, भैया वो भी आपके मटेरियल हो जाता है करके। आर यू गेटिंग नॉट? ना कि मटेरियल बल्कि वो बटा परवेजिव बन सकता है सर जी। तो यहाँ पर बोला जाता है कि भैया मटेरियलिटी को आपको देखना पड़ता है। मटेरियलिटी आप डिटरमाइन करते हो कहाँ पर सर जी? मटेरियलिटी कहाँ पर डिटरमाइन करते हो सर जी? आप मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हो SA320 के अंदर। बट वो बोलता है कि SA315 के अंदर यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। भैया मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के कितने चांसेस हैं? गलतियाँ तो सर बहुत सी होंगी। गलती में भी आइदर अराइज टू ड्यू टू फ्रॉड और आइदर अराइज ड्यू टू एरर। या तो फिर गलती इंटेंशनली होगी या तो फिर अनइंटेंशनली होगी। बट हमको देखना क्या, हमको सारी गलती ऑप्टेन करनी है। और कौन सी गलती? जो कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। कौन सी गलती सर? जो कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। लेट से मैं कहता हूँ सर कि सर गलती तो नहीं हुई लेकिन कंट्रोल्स के अंदर डिफिशिएंसी थी। कंट्रोल्स के अंदर क्या थी सर? डिफिशिएंसी थी। परचेस प्रोसेस के अंदर सर कोटेशन एनालिसिस को परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इवन सारे के सर परचेस अप्रोप्रिएट अमाउंट आ रखा था। परचेस के अंदर किसी तरीके का कोई भी फ्रॉड नहीं पाया गया। डॉक्यूमेंटेशन को चेक करा गया। क्या इस कंट्रोल्स के अंदर डिफिशिएंसी है? तो क्या ये कंट्रोल्स की डिफिशिएंसी फ्यूचर के फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट कर सकती है क्या? हाँ जी हाँ। तो बोला जाता है कि भैया इस साल इम्पैक्ट नहीं करा लेकिन ये फ्यूचर के अंदर भी इम्पैक्ट कर सकता है, तब भी भैया ये मेरे लिए मटेरियल बन जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सर आपको SA320 की नॉलेज दी है कि भैया नॉलेज क्या है कि भैया मटेरियलिटी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ साइज। भैया ये तो आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डिपेंड कर सकता है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पे दे सकते हो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पर भैया मटेरियलिटी को डिटरमाइन करा जाता है। दैट्स वाई मटेरियलिटी को भैया अलग अलग व्यू से देखना चाहिए, ना कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ दी प्रिसाइज साइज। तो मैंने बता दिया कि मटेरियलिटी भैया कभी कभी अमाउंट कम इन्वॉल्व होगा लेकिन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत इन्वॉल्व होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अदर एक्सपेंडिचर के अंदर अमाउंट इन्वॉल्व बहुत कम है। हम लोगों ने डिटरमाइन करके रखा है क्या अजर्शन लेवल पर मटेरियलिटी लेवल जट से 2.5 करोड़ एंड वी हैव आइडेंटिफाई द अमाउंट दैट इज रुपीज 2 लाख बट दैट हैव बीन इनकर्ड फॉर द पर्सनल एक्सपेंडिचर। हो सकता है कि नहीं हो सकता सर? बिटवीन द कल्यूजन हो गया हम एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो भैया ये 2 लाख का अमाउंट मटेरियल नहीं है। मेरे को लगता है ये गलती अभी मटेरियल नहीं है, बट फ्यूचर के अंदर अगर हम इस गलती के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इफ द ऑडिटर डज नॉट डिवोट एनी अटेंशन ऑन दिस मिस स्टेटमेंट, मे बी चांसेस ये गलती बढ़ बढ़कर एक्यूमुलेट होकर फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं सर मटेरियल हो सकती है। तो इस वजह से हमको यहाँ पर ही बेटा क्या करना पड़ेगा सर जी? मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि वाई इज़ दिस, क्या सर? वाई इज़ दिस सर? और अगर आपके कंट्रोल्स की डिफिशिएंसी लगती है इन दैट कंडीशन आपने यू शुड हैव टू शिफ्ट ऑन अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर आपको पता है कि भैया कौन से प्रोसीजर होते हैं? कंट्रोल टेस्टिंग आपको बेकार लगा तो भैया आपको अल्टीमेटली कहाँ जाना पड़ेगा? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पर। मतलब सारा का सारा अमाउंट जो आएगा
आपकी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर आएगा। पिछले नंबर्स को देखोगे, अभी देखोगे क्या आपका रियल अमाउंट आ जाना चाहिए था। इफ देयर इज एनी ह्यूज वेरिएंस एंड सिग्निफिकेंट वेरिएंस, इन दैट कंडीशन यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज। मैनेजमेंट से डिस्कशन करोगे, डिस्कशन करने के बाद में उनसे पूछो कि भैया इसके अंदर इतना डिफरेंस क्यों आया है। वो आपको लॉजिकल रीजन देंगे। रीजनिंग देने के बाद में रीजनिंग इज नॉट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। भैया रीजनिंग से बेहतर क्या आप कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट्स लेना चाहिए, उनको एविडेंस को ट्राई करना चाहिए, जो उन्होंने एविडेंस दिए हैं उनको भैया वेरीफाई करो, इवेल्युएट करो, क्या वो जो बोल रहे हैं क्या वो सही है, प्रोफेशनल जजमेंट लगाओ, SA 520 बोलता है। ओके सर, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कनेक्टेड। सर जी बात करते हैं क्या SA 315 की। हम लोग बहुत दूर पहुंच गए थे भैया। हमने क्या बात करनी थी भैया, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ द मटेरियल स्टेटमेंट। आपको दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भैया गलती मटेरियल हो सकती हैं और हमको आइडेंटिफाई ना हो पाएंगी। तो भैया ऑडिटर से कहा गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क। भैया कहाँ कहाँ पर गलती होने के ज़्यादा चांसेस हैं, किन किन एरियाज़ के अंदर। लेट से मैं कहता हूँ कि फाइनेंशियल्स के अंदर आपके लाइन आइटम्स आते हैं, बैलेंस शीट के अंदर आपके पास लाइन आइटम आते हैं, ट्रेड रिसीवर्स आता है, कैश इक्विवेलेंट आता है, एंड सर जी आपका इन्वेस्टमेंट आता है, एंड सर जी सर लीज एसेट्स आती हैं, बहुत से एसेट्स आती हैं सर जी। एंड बेटा आपको देखना पड़ेगा किस एसेट के अंदर किस एरिया के अंदर आपको सिग्निफिकेंट रिस्क लगता है। तो भैया किसी न किसी मैनेजमेंट को जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो मैनेजमेंट को खुद पता होता है कि भैया अगर मैं कोई एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, इन दैट कंडीशन भैया जी अगर मैं किसी सब थर्ड पार्टी से माल खरीदता हूँ तो भाई वहाँ पर भी रिस्क हो सकता है। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि भैया वो रिस्क को आइडेंटिफाई करें, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद में कंट्रोल्स को लगाएं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। सबसे पहले वो ऑडिटर आएगा, देखेगा कि भैया लेस से कि भैया कंपनी ने कुछ ट्रांजेक्शंस के लिए कुछ ना कुछ रिस्क को आइडेंटिफाई करके रखा होगा, कंट्रोल्स को लगा कर रखा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर एज पर SA 315 कि ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमने कहा कौन सा रिस्क, कैसा रिस्क, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क। मैंने कहा सर जी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बताऊँगा क्या क्या रिस्क हो सकता है। सर जी होता है क्या, पहले आप क्या करोगे, मैनेजमेंट से डिस्कशन कर लोगे कि भैया आपको इस साल के अंदर किन किन एरियाज़ के अंदर रिस्क लगता है। ओके, आप क्या कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, आर यू गॉटिंग और नॉट। यस सर जी। आप सर जी क्या कर सकते हो, उनकी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ सकते हो करके वहाँ पर डिस्क्लोजर दे रखे होंगे। आप सर जी उनके इंटरनल ऑडिटर से डिस्कशन कर सकते हो, उनकी रिपोर्ट को गो थ्रू कर सकते हो। सर जी इसी के साथ में मैनेजमेंट के लोगों से डिस्कशन कर सकते हो, पूछ सकते हो कि भैया किस साल के अंदर कहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा है। आप TCWG से कम्युनिकेट कर सकते हो, TCWG से कम्युनिकेट करोगे एंड भाई साहब उन्होंने कहा इस एरिया के अंदर रिस्क हैं, तो आप क्या करोगे, रिस्क है एंड भाई साहब आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंटेशन को चेक करोगे। डॉक्यूमेंटेशन को चेक क्यों करोगे, भैया रिस्क को तो है बट रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है, रिस्क कितना मटेरियल है, रिस्क कितना है। तो रिस्क को एसेस करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ेगा। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कहा, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग से डिस्कशन करोगे एंड मैनेजमेंट से डिस्कशन करोगे, ऑब्जर्वेशन देख लोगे। ओके, सही ना सही तरीके से ऑब्जर्वेशन कर लोगे। इन्वेंट्री के अंदर जैसे कि इस साल के अंदर बहुत रिस्क है, तो आप क्या करोगे भैया, फिजिकल इन्वेंट्री का क्या कर लोगे, ऑब्जर्वेशन देख लोगे, एग्जिस्टेंस देख लोगे। एग्जिस्टेंस के अंदर आप क्या चेक कर लोगे कि भैया जो उसकी क्वांटिटी है वो क्या सही है कि नहीं है, क्या उसके अंदर किसी तरीके का डैमेज तो नहीं हुआ है, फिजिकली वो फिट है कि नहीं है, एंड जितने क्वांटिटी मैनेजमेंट तय करता है क्या क्वांटिटी सही है कि नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, ऑब्जर्वेशन कर लोगे, इंक्वायरी कर लोगे, डिस्कशन कर लोगे मैनेजमेंट के साथ में, और मैनेजमेंट के लोगों के साथ में डिस्कशन कर लोगे। उनके जैसे लेट से कि लीगल टीम्स के लीगल काउंसलिंग होंगे तो उनसे आप डिस्कशन कर सकते हो। ओके, एंड जैसे कि आपको लगता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व करता है बैलेंस शीट के P&L के पोर्शन के अंदर, तो P&L के अंदर जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर आता है उसके रिगार्डिंग आपको भैया एक्चुअली की रिपोर्ट उन्होंने गो थ्रू करनी चाहिए एंड एक्चुअली से डिस्कशन करना चाहिए भैया आपको क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई लगा, क्या क्या एरियाज हैं जहाँ पर आपको लगता है भैया हमको ज़्यादा अप्रोप्रिएट अटेंशन डिवोट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे गो थ्रू डिस्कशन करोगे, इंक्वायरीज करोगे, डॉक्यूमेंटेशन को चेक करोगे, तो इसके माध्यम से आपको रिस्क को आइडेंटिफाई हो सकता है। एंड मैंने कहा कि भैया जब भी आप देखते चाहते हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि इनहेरेंट रिस्क। जब भी ऑडिटर जाएगा, लेट से P2B प्रोसेस है, लेट से भैया सेल्स प्रोसेस है, और भैया अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती हैं कंपनी के अंदर, जो प्रोसेस रिलेवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भैया उसको आपको चेक करना है। उसके लिए आप मैनेजमेंट से डिस्कशन करोगे, मैनेजमेंट से बात करोगे भैया, डिस्कशन करोगे, बात करोगे, उनसे पूछोगे कि सर जी आप मेरे को बता दो कि भैया
P2 प्रोसेस के अंदर, P2P प्रोसेस के अंदर आप किस तरीके से कंट्रोल्स बना कर रखे हैं? क्या आपको लगता है इसके अंदर रिस्क है? वो बोलेंगे हाँ रिस्क है सर जी। हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर एज अ बिजनेसमैन सोचा जाए कि भैया अगर यहाँ पर कंट्रोल्स ना होते तो व्हाट काइंड ऑफ द रिस्क दैट कैन बी अराइज मे बी इन आ परचेस प्रोसेस। भैया अगर कंट्रोल ना होते तो क्या क्या रिस्क हो सकता था? आपने कहा लिस्ट बनानी है, आपको ऑडिटर को मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, रिस्क की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भैया इस एरिया के अंदर रिस्क 1, रिस्क 2, रिस्क 3, रिस्क 4, रिस्क 5। रिस्क मतलब क्या? मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस। आर यू गेटिंग और नॉट? भैया जी P2P प्रोसेस है, परचेस ऐसे ही कोई बंदा ट्रांजेक्शन बेटा कर लेता है, ना कि उसके लिए कोई अप्रूवल लेनी पड़ती है, ऑथराइज्ड बंदे के सिग्नेचर नहीं लगते हैं। तो भैया रिस्क है कि नहीं है कि भैया वो विदाउट रिक्वायरमेंट, कंपनी की विदाउट रिक्वायरमेंट माल मंगा लेगा और मे भी चांस है भैया कि कंपनी को इतना सप्लाई नहीं है, शॉर्टेज है, वो इतना सप्लाई नहीं मार्केट के अंदर, कंपनी को प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी माल मंगा कर रख लिया। हो सकता है कि भैया कंपनी का माल क्या हो जाए? ऑब्सोलीट हो जाए। हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने जो इन्वेंट्री मंगा कर रखी है भैया उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू कम हो जाए। ओके सर, तो हो सकता है कि नहीं होता है कि भैया उसने एक्स्ट्रा माल मंगा लिया, वो अपने घर पर GF को दे दे जाकर। तो ये क्या रिस्क है सर? तो आपको हर एक एरिया के अंदर अलग अलग रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर आप उनसे पूछोगे सर जी मैंने 6 रिस्क आइडेंटिफाई करे हैं P2P के अंदर, आप बताइए कि आपने इसके रिगार्डिंग कंट्रोल्स बना कर रखे हैं? वो कहेंगे हाँ सर जी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कंट्रोल्स बना कर रखे हैं। आप उनसे डिस्कशन करोगे, हमसे पूछोगे भैया ये रिस्क है, इसके रिगार्डिंग कंट्रोल बता दो। तो उन्होंने कहा भैया 2 रिस्क हैं, उसके रिगार्डिंग कंट्रोल से नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं है? तो बोलते हैं सर ये तो ऐसे रिस्क है ना, इनके ऊपर कंट्रोल लगाने से फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? बोलते हैं सर इस रिस्क के लिए हमारे को लगता है जैसे कि परचेस के अंदर बहुत अगर लोचा होगा तो सर 4-5 लाख को लोचा होगा, लेकिन सर अगर इसके लिए कंट्रोल लगाया जाएगा ना तो उसकी सर वो कंट्रोल्स के लिए अपने को एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर जो है 10 लाख का आएगा। और उस 10 लाख के चक्कर में सर वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पर उनको लगता है कि भाई कंट्रोल्स लगाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रिस्क। रिस्क के अंदर जितना लॉस हो रहा है उसके कंपैरिजन के अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है कंट्रोल्स लगाने की। तो भैया वो लोग क्या कहेंगे कि हम लोग नहीं लगाएंगे। हम भी कह सकते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाओ भैया, जाहिर सी बात है अगर आप कंट्रोल्स लगाओगे तब भी दिक्कत आ रही है, रिस्क है तो रिस्क को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि नहीं, उस टाइम हो सकता है कि भैया वहाँ पर क्या है 4-5 रिस्क हैं, 4-5 रिस्क के लिए एक कंट्रोल लगा रखा हो सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, प्रोफेशनल जजमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद में उससे जो कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स की डिज़ाइनिंग देखोगे क्या अच्छे हैं कि नहीं है। फिर भैया क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं और कंट्रोल बेटा आप ऑपरेटिंग कर रहे हैं इफेक्टिवली इफिशिएंटली, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉचिंग करनी पड़ेगी, टेस्टिंग करनी पड़ेगी भैया, डॉक्यूमेंटेशन को करोगे, मैनेजमेंट डिस्कशन करोगे, ओके एवरीथिंग यू हैव टू डिस्कस भैया जी, मैनेजमेंट डिस्कशन करोगे, इंक्वायरी कर लोगे, ओके सर जी, ऑब्जर्वेशन कर लोगे और सर री परफॉर्मेंस कर लोगे, ओके सर जी। एंड भैया जी आप क्या कर सकते हो, आप टेस्टिंग करोगे, डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर लोगे, ओके माल आता है तो भैया आप ईपीएल चेक कर सकते हो, GRN नंबर चेक कर सकते हो, परचेज इनवॉइस चेक कर सकते हो, एज वेल एज आप क्या कर सकते हो सर जी, कोटेशन एनालिसिस परफॉर्म करा जाता है कि नहीं करा जाता है, तो उसके लिए क्या भैया ऑथराइज्ड पर्सनल है कि नहीं है, क्या जो भी जैसे कि एक लिमिट होती है 50 लाख से ज़्यादा का मंगाना है तो इस बंदे की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो आपको अप्रूवल देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या लगाने पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत सैम्पलिंग लगाना पड़ेगा, सैम्पलिंग का नॉलेज होना चाहिए। सैम्पलिंग के बेसिस पर आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे आपने, एंड रिस्क के बाद में अपने कंट्रोल्स देखेंगे, कंट्रोल्स की चेकिंग करोगे, कंट्रोल्स की चेकिंग करते टाइम पर आपको सैम्पलिंग लगानी पड़ेगी। सैम्पलिंग के उस पर देखोगे कि भैया आपके कंट्रोल्स कितनी अच्छी तरीके से इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं। अगर भैया कंट्रोल्स ऑपरेटिंग नहीं हो रहे हैं सही तरीके से, हम कहेंगे भैया रिस्क भैया क्या है, कंट्रोल्स आर वीक। अगर कंट्रोल्स वीक हैं तो कंट्रोल रिस्क ज़्यादा है, अगर कंट्रोल रिस्क ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो इनहेरेंट रिस्क था वो बढ़ गया। मतलब क्या है, ये भैया परचेस के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है और अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को करना क्या पड़ेगा सर जी अपने को कहीं ना कहीं सब्सटेंटिव प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, और या तो फिर अपन क्या करेंगे, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ाएंगे। तो ये क्या है, पूरा प्रोसीजर बता दिया मैंने, ऑडिट का मालिक इस तरीके से काम होने वाला है करके, आर यू गेटिंग और नॉट सर जी। और सर जी ओके तो ये हो गया क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क को आइडेंटिफाई करना एंड उसको असेस करना, उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है फाइनेंशियल्स के लेवल पर।
ओके, आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग होगी तो कहीं ना कहीं वहीं इनिशियल फेजेस के अंदर आपको पता लग जाएगा किस एरिया के अंदर रिस्क ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि भैया कंपनी क्या है, फार्मा इंडस्ट्री कंपनी है, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है कि भैया वहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, तो दवाइयाँ के लिए भैया साइंटिस्ट की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। तो भैया ऐसा एरिया है जहाँ पर दवाई बनती है, मेडिसिन लगती है, और मेडिसिन के लिए R&D बहुत करते हैं। R&D पर जो खर्चा होता है इंटेंजिबल एसेट का रिगार्डिंग, सर जी आपको P&L के अंदर कितना हिट जाना चाहिए एंड कितना अमाउंट, व्हाट अमाउंट शुड हैव बीन कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, भैया उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भैया आप लग सकता है कि भैया इसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो भैया अमाउंट के बेसिस पर आपको लग सकता है कि भैया इसके अंदर बहुत रिस्क लगता है, अपने को सफिशिएंट अटेंशन यहाँ पर देनी पड़ेगी करके। तो भैया आप ट्रांजैक्शन को देख सकते हो, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को देख सकते हो, ट्रांजैक्शन कितना कॉम्प्लेक्स है, एंड बिजनेस का साइज़ कितना सेगमेंट है, सेगमेंट कितने हैं बिजनेस के, बिजनेस जितना सेगमेंट हो जाएगा वैसे वैसे रिस्क बढ़ता चला जाएगा। भैया इस तरीके से आप क्या है ओवरऑल जनरल अंडरस्टैंडिंग लोग एंटिटी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी देख सकते हो, ऑनरशिप स्ट्रक्चर देख सकते हो, एज वेल एज भाई साहब आप क्या देख लोगे उन लोगों के रिगार्डिंग अच्छी इन्फॉर्मेशन ले लोगे। एक्सपेंडिचर कंपनी ने इस साल कितना कहाँ पर करा है, एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्चा करके रखा है, सेल्स के अंदर कितना इन्फ्लेशन आया है। ओके, लेट्स से पिछले साल के अंदर कंपनी ने सेल्स इन्फ्लेट करके रखी थी, मार्केट कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो इस साल के अंदर चांसेस हैं कि भैया कंपनी क्या करेगी, इस साल सेल्स को इन्फ्लेट करेगी, तो इसके ऊपर क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स पर इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हो गया कि नहीं हो गया ऑटोमेटिकली। तो भैया इस तरीके से अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है इनिशियल फेजेस के अंदर कि भैया जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, टेस्टिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिस्क कम है तो अकॉर्डिंगली टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी करके। तो भैया यही बोलता है ऐसे 315। एंड इसके बाद में अपने को देखना पड़ता है कि भैया रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क जहाँ पर ज़्यादा लगता है, भैया रिस्क ज़्यादा कहाँ पर होगा, जहाँ पर कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं होंगे। कंट्रोल्स अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो रिस्क कम है, कंट्रोल्स अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो रिस्क कम है। अगर भैया मैंने कहा था SA 505 की बात करी जाए तो कंट्रोल्स अगर आर इफेक्टिवली ऑपरेटिंग तो हो सकता है कि हम भैया इंटरनल इनवॉइसेस को चेक कर लें, इंटरनली डॉक्यूमेंट को चेक कर लें। वी कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव। P2P प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव। क्या 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 देखा था कि भाई GRN नंबर और परचेस इनवॉइस मैच नहीं कर रहा था। तो ये जो भैया GRN नंबर है एंड परचेस इनवॉइस है वो चेक मैच नहीं कर रहा है, तो कंट्रोल्स क्या है इफेक्टिवली नहीं लग रहा है मेरे को। और जितना माल रिसीव कर रहे हो उतने का तो परचेस इनवॉइस बनना चाहिए था ना। आपने 10 लाख का माल मंगाया, आपके पास आया 12 लाख का माल, ऐसा क्यों है? 2 लाख का एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? या फिर 10 लाख का माल मंगाया था आपने, आया कितने का? 8 लाख का, 2 लाख का कम क्यों आ रहा है? मैचिंग के मिसमैच हो रहा है ना। हो सकता है कि भैया 2 लाख का माल आपने कहीं दूसरी जगह पर सप्लाई करवा दिया हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ जी हाँ कि नहीं सर? और भैया जी आपसे बोला जा रहा है कि हमने फर्नीचर ख़रीदा था, 1 करोड़ का फर्नीचर ख़रीदा इस साल। सोफ़ा चेक करने गए मैनेजमेंट के लोकेशन के ऊपर, सोफ़ा तो आया था, सबको डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लिया, एवरीथिंग्स ओके, बट फिजिकल एग्जिस्टेंस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन गया मैं मीटिंग के अंदर देखा जाकर भैया नया सोफ़ा आकर डाल दिया। लेकिन हम 4 दिन बाद गए, हमने देखा वहाँ पर सोफ़ा ही नहीं है। फिर हमने 3 दिन बाद गए, हमने देखा वहाँ पर सोफ़ा ही नहीं है। फिर हम एक दिन जहाँ पर चले गए कंपनी के CEO के घर पर, भैया वही कंपनी का सोफ़ा हम लोगों ने देखा उसके घर पर पड़ा हुआ था। खेल कर दिया उसने खेल कर दिया, कंपनी के नाम पे मंगाकर अपने यहाँ मजे ले रहा है। तो भैया रिस्क तो है, तो ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज़ करना ही पड़ता है करके। और ये सर ये दिक्कत हो गई सर। आपको पता था कि सर SA 520 भी अप्लाई करना पड़ता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। स्टार्टिंग फेज़ के अंदर आप पिछले साल के नंबर्स निकालते हो एंड करंट ईयर के नंबर्स निकालते हो, एक्सपेक्टेड नंबर निकालते हो अगर नहीं निकल कर आ रहे हैं, एंड फिर आप ट्राई करते हो एनालिसिस करने का कि भैया रॉ मटेरियल के अंदर कितना इंक्रीमेंट आया है, उसके अंदर कितना वेरिएंस आया है। ओके, अगर वेरिएंस ज़्यादा है तो भैया उसके अंदर सिग्निफिकेंट ज़्यादा है एंड रिस्क ज़्यादा है।
ओके सर, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल्स लगा के रखे होंगे एंड भैया कंट्रोल्स लगा के रखे होंगे। ओके सर, तो आप देखोगे सिग्निफिकेंट रिस्क ज़्यादा है इसके अंदर, सेल्स के अंदर बहुत वेरिएंस आया है, ऐसा क्यों आया है? तो भैया रिस्क ज़्यादा है, तो क्या करोगे आप? ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग मेथड मिल जाएगी कि भैया फाइनेंशियल पेज के अंदर इतना था एंड इतने साल के अंदर इतना आ रहा है, इसके अंदर वेरिएंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर वेरिएंस कहीं ज़्यादा वेरिएंस कब ज़्यादा आता है? ओके सर, वेरिएंस लेट्स से कि 2 लाख का वेरिएंस आ रहा है, तो आपने आइडेंटिफाई करना चाहिए भाई वेरिएंस आइडेंटिफाई कर 2 लाख का, तो आप इनसे रीज़न पूछो कि 2 लाख का वेरिएंस क्यों आ रहा है। वो लोग आपको डॉक्यूमेंटेशन देंगे, डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद आपने कहा भैया जो भी वेरिएंस आना चाहिए था, ऑन द बेसिस ऑफ द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस आई एम कैलकुलेटिंग दैट भैया 1.5 लाख रुपीज़ का यहाँ पर वेरिएंस आना चाहिए था सेल्स के अंदर। सही ना? आपने जो भी नॉलेज थी नॉलेज को लगाने के बाद अपने कहा 1.5 लाख का जो है सर यहाँ पर वेरिएंस आना चाहिए था एंड 50,000 का एक्स्ट्रा वेरिएंस क्यों आ रहा है। हमने उनसे काफ़ी डिस्कशन किया, ट्राई किया समझने की बातों को, बट जो भी वो लोग बोल रहे थे वो लोग सफिशिएंट नहीं था, वो लोग अच्छा नहीं था बोल रहे थे, वो लोग रिलायबल चीज़ें नहीं बोल रहे थे, वो लोग सब झूठी चीज़ें बोल रहे थे, उनके ऊपर रिलाय करना बहुत डिफ़िकल्ट था। वो क्या थे? रीज़नेबल बातें नहीं बोल रहे थे, रीज़नेबल एश्योरेंस ऑप्शन करनी होती, वो लोग रीज़नेबल बोल नहीं रहे थे। हमको लग रहा था कि भैया कुछ नहीं हो पाएगा, ये साले सब झूठे हैं, सब गलत बोल रहे हैं, कुछ लॉजिकली बोल ही नहीं रहे हैं। तो भैया हमने कहा कि 50,000 का तो गलती मिल गई, 50,000 की तो गलती मिल गई, गलती हमको बताओ, या तो फिर आप जो बता रहे हो उसके लिए आप सेटिस्फाइड डॉक्यूमेंट लेकर आओ, हम चेक करें कि आप जो बता रहे हो दैट इज़ ओके और नॉट ओके। एंड डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने के लिए भी आपको देखना पड़ता है कौन सा डॉक्यूमेंटेशन रिलायबल होगा। मैनेजमेंट अपने आप तो बना कर नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट के लोग ही तो बना कर नहीं दे रहे हैं, मैनेजमेंट क्या सॉफ्ट कॉपी को यूज़ कर रहा है, मैनेजमेंट कहीं भैया फ़ोटो कॉपी तो यूज़ नहीं कर रहा है। तो देखना पड़ेगा ना कि जो भैया वो लोग बोल रहे हैं कि सही है कि नहीं सही है, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, ओरल कुछ भी बोल सकते हो भाई आप, सही है कि नहीं? तो ओरल देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे डॉक्यूमेंटेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद में आप कहते हो कि हाँ भाई सही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अपन को लग रहा था कि 50,000 का वेरिएंस आ रहा है, बट नहीं, सब कुछ ओके है। जो आपने डॉक्यूमेंटेशन दिया है हमको लगता है कि हाँ रीज़नेबल ऐसा हो सकता है और ऐसा ही हुआ है करके आप उसको चेक करोगे, वेरीफाई करोगे, एवरीथिंग ओके। लगता है नहीं दिक्कत, तो भैया आप देखोगे मटेरियलिटी लेवल को कि भाई 50,000 का वेरिएंस आ रहा है, आप कहते हो लेट से कि 60,000 का मटेरियलिटी लेवल है, लेकिन ये गलती 50,000 की है, मेरे लिए इतनी मटेरियल नहीं है, लेकिन इसको साइड के अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन करके लिख लोगे, क्योंकि गलती में भी मटेरियल अलॉन्ग विद द अनदर मिस स्टेटमेंट। ओके सर, तो भैया आप क्या करोगे, इसको लिख लोगे, फिर आप कंटिन्यू करोगे दूसरी प्रोसेस को, उसको देखोगे, उसमें गलती मिलेगी उसको लिख लोगे, फिर उसका टोटल इफेक्ट देखोगे, क्या वो मटेरियल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे 450। ओके, तो भैया हर थिंग एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी इंटर रिलेटेड इन ऑडिट सर जी। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया ऑडिट के अंदर पूरा ज्ञान होना काफ़ी है। चलते हैं, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करते हैं मालिक क्या किस तरीके से आपकी नॉलेज को इन्हांस करने का ट्राई करूँगा और थोड़ा सा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ओके, तो अभी बस इतना ही, बने रहिए इस चैनल पर, और अगर कुछ आपको फीडबैक देना है वीडियो के रिगार्डिंग तो यू कैन गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। सो बस इतना ही, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।